आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 8,500 से ज्यादा मौतें। तुर्की में इमरजेंसी घोषित, 3 महीने तक रहेगा आपातकाल। दोनों देशों में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे के बीच फंसे लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। तुर्की में भारतीय टीम्स ने संभाला मोर्चा। 6 टन आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए भी प्लेन रवाना। तुर्की में भूकंप जोन में लोगों के लिए बनाया गया अस्थायी शेल्टर होम। शेल्टर होम के पास ठंड से बचने के लिए की गई अलाव की व्यवस्था। सीरिया के ओलप्पो में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। अपने घर बर्बाद होने के बाद भीषण ठंड में ठिकाना तलाशते दिखे लोग। शेल्टर होम में किसी तरह से बिता रहे हैं अपना वक्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद ब्रिटेन भी भेजेगा मदद। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मदद भेजने का ऐलान किया। तुर्की में आए भूकंप के बाद चीन ने भेजी मदद। करीब $6 मिलियन की मदद चीन ने भेजी। सीरिया को भी चीन ने मदद भेजी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 3:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। संसद में गांधी परिवार पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। कहा 50 साल तक परिवार ने राज किया। मोदी सरकार आने के बाद अमेठी में विकास हुआ। लोकसभा में अडानी को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। गिरिराज ने कहा अडानी से दिक्कत तो गहलोत ने अडानी का स्वागत क्यों किया। दिल्ली मेयर चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आप मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दायर की याचिका। बीजेपी पर लगाया मनमानी का आरोप। दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने के मामले में सीबीआई की चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंटला को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पत्थरबाजी। रैली को संबोधित करने औरंगाबाद पहुंचे थे आदित्य ठाकरे। 12 फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल। G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। 11 फरवरी को आगरा फोर्ट भी रहेगा बंद। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी। एमसीडी ने 12 जोन में विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन को सख्त चेतावनी। कहा अमेरिका की संप्रभुता पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। जवाब देकर भी दिखाया। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक देने का ऐलान किया। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड मिलकर पुराने लेपर्ड 1 को ठीक करने के लिए जमा करेंगे राशि। बोलीविया में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश की वजह से तबाह हुए कई इलाके। फसलें भी तबाह हुई। चिली में जंगलों की आग को लेकर जारी की गई वार्निंग। अब तक 7 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हुआ। 26 लोगों की मौत की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने पत्र लिखकर लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किए जाने की मांग की। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और नाम बदलने की मांग की है। प्रतापगढ़ के सांसद हैं जिनकी तरफ से ये मांग रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी ये मांग रखी। तो लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग की गई है। एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से ये मांग की गई है। अपनी आन बान शान के लिए मशहूर लखनऊ की पहचान बदलने की मांग शुरू हो गई है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का कहना है कि यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। अपनी मांग को लेकर सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। सांसद का कहना है कि पहले इसका नाम लक्ष्मणपुर ही था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। इसके लिए उन्होंने पौराणिक तर्क भी दिए हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था और मुगलों ने उसका नाम चेंज करके उसको लखनऊ नवाबों का शहर बना दिया था। लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा ने इसलिए भी जोर पकड़ा है क्योंकि हाल ही में अमोसी एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को देखते हुए लक्ष्मण प्रतिमा की स्थापना की गई थी। रामचरितमानस को लेकर विवाद जारी है। यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हीरे की परख जौहरी जानता है, कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा गया है बयान के जरिए। रामचरितमानस को लेकर बयान जो आ रहे हैं उसमें हर रोज मर्यादाएं टूट रही हैं।
रामचरितमानस को लेकर यह विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया है और भाषा की मर्यादा किस तरह से तोड़ी जा रही है, ये आप देख रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई पर प्रतिबंध की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। यूपी के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने स्वामी मौर्य का नाम लिए बिना क्या कहा है, पहले ये सुनिए। हीरा की परख जौहरी जानता है। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या चीज है, कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के योगी पर दिए बयान ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पलटवार का मौका दे दिया। स्वामी मौर्य के मुताबिक योगी गोरक्षपीठ की स्थापना के उद्देश्य पर नहीं चल रहे हैं। स्थापना के वक्त उस पीठ की स्थापना का जो मकसद था, उस मकसद के अनुकूल वर्तमान में काम नहीं हुआ। शूद्र पर जारी सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर दलित नेता अवधेश प्रसाद का अलग रूप ही नजर आया। अयोध्या में वो राम कथा के दौरान राम दरबार में माथा टेकते नजर आए। तो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसमें अब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे बयान हैं जिनको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। अब यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने ये कह दिया कि हीरे की परख तो जौहरी जानता है। कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता है। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शुरू हुआ था, वो विवाद आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज इसमें कोई नया व्यक्ति बयान दे देता है और इस बार यूपी सरकार के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है और कहा है कि हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी जानता है। यानी कि रामचरितमानस में भी जिसे खोट नजर आ रही है, उसके देखने के तरीके में, उसके समझने के तरीके में ही दिक्कत है। यूपी के कैबिनेट मंत्री की तरफ से यह निशाना साधा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और कुछ पंक्तियों को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन चौपाइयों को या फिर इन पंक्तियों को रामचरितमानस से हटा दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पूरे रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाना चाहिए। और अब इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और ये अब कहा गया कि जिसे रामचरितमानस में भी खोट नजर आता है, यानी उसकी देखने की दृष्टि में, उसकी सोच में खोट है, उसकी समझ में खोट है और इसीलिए रामचरितमानस में भी किसी को दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद से राजनीति हो रही है। कई और पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई ऐसे बयान हैं जो सामने आ चुके हैं। कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन भी किया है तो कुछ ने खुलकर इसका विरोध किया। मयूर शुक्ला और जानकारी के साथ हमारे साथ है। मयूर, अब तो यूपी के कैबिनेट मंत्री की तरफ से बयान आया है, लेकिन अहम बात यह है कि इन बयानों के जरिए भाषा की मर्यादा हर रोज टूट रही है। मयूर, आवाज मिल रही है आपको? मयूर तक एक बार फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था वो ये था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए, जो आपत्तिजनक हैं, और अगर इन्हें नहीं हटाया जाता है तो फिर रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इन चौपाइयों को महिलाओं के सम्मान और दलितों के सम्मान पर हमला बताया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चौपाइयां आज के वक्त में नहीं रखी जा सकती हैं। ये जातिवादी जो मानसिकता है उसे बढ़ावा देने का काम करती हैं, महिलाओं का अपमान करने का काम करती हैं। इसे लेकर कई बार जवाब दिया गया, लेकिन ये विवाद अभी थमा नहीं है और आप हर रोज देखते हैं एक नया बयान इसमें सामने आ जाता है। अब यूपी सरकार के मंत्री हैं जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। ये भी कहा कि कमल और गुलाब की खुशबू तो भौरा जानता है, नाली का कीड़ा इसे नहीं समझ सकता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने फिर से कश्मीर राग अलापा है। कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होने पर बातचीत हो, ये कहा है इमरान खान ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि कश्मीर का जो विशेष दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। अनुच्छेद 370 को वापस लाएं तभी संबंध बहाल हो सकते हैं।
इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। आप जानते हैं जिस वक्त अनुच्छेद 370 को हटाया गया था उस वक्त पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के इस कदम को गलत बताया था और पूरी दुनिया से कोशिश की थी कि भारत पर दबाव बनाए और अनुच्छेद 370 को एक बार फिर से बहाल करे। वही कश्मीर राग एक बार फिर से अलापते हुए इमरान खान नजर आते हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर को लेकर जो दिन निर्धारित किया गया है पाकिस्तान में, उस दौरान कई नेताओं ने बयान दिए, क्रिकेटर ने भी बयान दिए और अब इमरान खान भी कश्मीर में दोबारा इस राग को अलापते हुए बातचीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शर्त के साथ। देखिए पयोधी, इमरान खान कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे, जब इमरान खान उस दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक किए थे और इसके साथ ही लगातार कश्मीर को लेकर के वही पुराना जो पाकिस्तान का राग है वो अलाप रहे थे। और सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके टाइम में ही सोशल मीडिया जो उनका ट्विटर अकाउंट्स है, उन सब पर लगातार कश्मीर को लेकर के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तमाम उलझुल बातें लिखी जा रही थी। और लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ने शुरू से इस बात को पाकिस्तान को भी कहा है और जब इमरान खान थे तब भी कन्वे किया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसको लेकर के वो बयानबाजी पाकिस्तान बंद करे। दरअसल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी बहाने वो अपनी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में इस्टेब्लिश करें, चूँकि एक कश्मीर को लेकर के जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के मुद्दे बनाए जाते हैं। और देखें तो हालांकि इमरान खान के साथ एक और नई चीज़ जो पिछले कुछ दिनों में दिखी कि जो इमरान खान जो प्रधानमंत्री थे लगातार भारत की पॉलिसीज़ की बुराई करते थे, जब वो पाकिस्तानी सेना ने उनको हटा दिया प्रधानमंत्री पद से, उसके बाद से जो पॉलिटिकल रैलीज हुई उसमें लगातार वो भारत की तारीफ करते दिखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने पॉलिसीज़ का भी कई बार मेंशन किया कि किस तरीके से भारत विदेश नीति में बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट रुख रखता है। क्वाड का मेंबर रहने के बावजूद भारत की विदेश नीति बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कल भी उन्होंने भारत की तारीफ की, लेकिन कश्मीर का राग पुराना छेड़ा। जाहिर तौर पर वो इसके ज़रिए हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी को भी खुश करना चाहते हो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बिना पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के उनका जो दोबारा पीएम बनने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप बने रहिएगा मनीष, हमारे साथ फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब दोनों देशों को मिलाकर मृतकों की संख्या 8,500 के पार हो गई। घायलों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। अकेले तुर्की की बात करें तो 6,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। सीरिया में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। आप तस्वीरों के जरिए वहां के हालात बखूबी समझ पाएंगे, किस तरह से चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग अपने आशियाने को तो छोड़ ही चुके हैं, लेकिन अपने जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं उनका दर्द ऐसा है कि किसी भी तरह से कम नहीं हो पाएगा। और लोग शेल्टर होम में मदद लिए हुए हैं, सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक तो घर बार छूट गया, सब कुछ धराशाही हो गया और उसके बाद ये ठंड लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है और अपनों को खोने का दुख, इसे शायद ही समझ पाना आसान होगा। तुर्की में 6,000 लोगों की मौत, सीरिया में 2,500 लोगों की मौत, यानी कि दोनों देशों को मिलाकर अगर आप देखें तो 8,500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया है। तुर्की की अगर हम बात करें तो अकेले तुर्की में 6,500 लोगों की मौत हुई है। सीरिया की बात करें तो यहां पर मौत का आंकड़ा 2,500 पहुंच गया है, यानी कि 8,500 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। 10 राज्य हैं जहां पर 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। कई राज्यों ने रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, भारत भी लगातार मदद भेज रहा है। हर पर्याप्त सहायता का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। तमाम और ऐसे देश हैं जहां से बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम्स रवाना की गई हैं, राहत सामग्री रवाना की गई है। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, तो मरने वालों का और घायलों का दोनों ही आंकड़े बढ़ सकते हैं। भूकंप से तबाही के बीच तुर्की में कुछ जगहों से चमत्कार की तस्वीरें आई हैं। यहाँ बचाव कर्मियों ने मलबे से भूकंप के 24 घंटे के बाद एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। ये बच्चा सोया हुआ था। जब रेस्क्यू कर्मचारी ने बच्चे को उठाया तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। भूकंप में हजारों इमारतें, स्कूल, घर जमींदोज हो गए। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। जो खुशकिस्मत थे उन लोगों की जान बच गई है। उनके लिए माल्टिया में टेंट सिटी बनाई गई है। 0 से नीचे तापमान ने इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तुर्की के स्कैंड्रन शहर में एक बड़ा अस्पताल खुद ही मलबे में तब्दील हो गया।
जो अस्पताल 2 दिन पहले तक मरीजों का इलाज करता था, वही मरीजों की कब्रगाह बन गया। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप की विनाश लीला दिख रही है। यहाँ के जिंदीरेस शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। सीरिया में कम से कम 1800 लोगों की मौत भूकंप की वजह से हुई। इदलिब शहर की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से तबाही का मंजर देखा जा सकता है। तुर्की और सीरिया की ये विनाशकारी भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई इमारतें गिरी हैं और उन इमारतों के मलबे से अभी लोगों को निकालने का काम जारी है। इसलिए हर रोज आप देख रहे हैं कि आंकड़ा पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ नजर आता है। अब ये आंकड़ा 8500 तक पहुंच चुका है। तो विशाल पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव ग्राउंड जीरो से। विशाल, हम आपके पास आ रहे हैं, तस्वीरें दिल को दुखाने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। अभी वहां के हालात क्या हैं, आप सारी जानकारी दीजिए। देखिए, अभी भी तुर्की में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और यहाँ पर जो 10 ऐसे शहर हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें गाजियान्टेप जो कि एपिसेंटर माना गया तुर्की में जो भूकंप आया, उसके बाद उस्मानिया, आदियामान, मलाटिया, ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा राहत बचाव कार्य पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन राहत बचाव कार्य के बीच में चुनौती इस बात को लेकर आ रही है, यहाँ मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। रात भर बर्फबारी हुई है, अभी सुबह के वक्त भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले तक बर्फबारी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिंदगियों को बचाने की जो पूरी कवायद है वो लगातार जारी है। इस संकट की घड़ी में भारत पूरी तरह से तुर्की के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने कई खेप मदद यहाँ पर भेज दी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। भारतीय सेना की जो स्पेशलिस्ट टीम है डॉक्टर्स की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। खास तौर पर लोगों को राहत बचाव करना, इसके अलावा उन्हें सुरक्षित निकालना, क्योंकि जो जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं उन्हें निकाल पाना एक बड़ी चुनौती यहाँ के लोगों के बीच में है। और जी न्यूज़ भी इस वक्त तुर्की पहुंच चुका है। थोड़ी देर में हम भूकंप जोन में पहुंचेंगे जहां पर ये पूरी तबाही आई हुई है। लेकिन तुर्की में अगर हम देखें तो इस वक्त 10 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इस भूकंप से और हज़ारों की संख्या में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन भारत की तरफ से लगातार तुर्कियों को मदद भेजा जा रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा मदद दी जा सकती है। धन्यवाद आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे यानी तुर्की पहुंच चुके हैं और वहां पर जो हालात हैं उसका जायजा हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरीके से तुर्की की तरफ से बताया गया कि 70 देश, कम से कम 70 देश और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठन इस वक्त वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो मदद पहुंचा रहे हैं। विशाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम फिर कोशिश करेंगे संपर्क की। लेकिन ये तस्वीरें जो भी देखेगा उसका दिल पसीज जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है और जब कहते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर काबू करना नामुमकिन हो जाता है और ऐसे कई बार मंजर हमने देखे हैं जब भूकंप के बाद तबाही के निशान चारों ओर बिखरे रहे हैं और इस वक्त तुर्की इसकी गवाही दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को चेतावनी दी है कि राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने कहा कि चीन ने संप्रभुता पर चोट की तो जवाब देंगे, हमें देश की सुरक्षा कैसे करनी है ये अच्छे से पता है। बाइडेन ने साथ ही ये भी कहा कि हमने चीन को जवाब देकर दिखाया है। पिछले हफ्ते हमने चीन को जवाब देकर दुनिया को दिखाया अमेरिका कितना ताकतवर है, पूरी दुनिया ने ये देख लिया और ये हम बताते भी रहेंगे। राष्ट्रीय संबोधन में बाइडेन ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चीन को हमने पिछले हफ्ते ये बता दिया कि हम कितने ताकतवर हैं और ये बात पूरी दुनिया ने देखी। Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, एक स्पाई बलून इतना बड़ा चर्चा का विषय और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये भी हो सकता है कि पहली बार किसी यूएस के प्रेसिडेंट ने बाकायदा अपने जो एड्रेस किया उन्होंने कांग्रेसमैन को, उसमें चाइना का स्पेसिफिक नाम लिया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके के जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ऑब्वियस है कि पिछले दिनों जिस तरीके से चाइना का स्पाई बैलून देखा गया और जो बाइडेन सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे थे कि अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस क्या कर रही हैं कि कोई हमारे देश के एयर स्पेस में अपने स्पाई बैलून भेजता है, कोई आकर जासूसी करता है और हमारी फोर्सेस कुछ नहीं करती हैं। शायद जो सवाल उठ रहे थे उसका भी एक प्रेशर था कि जो बाइडेन ने कल जिस तरीके से ये बातें कही और साफ किया कि चाइना के खिलाफ उन्होंने बात साफ कर दी कि अगर किसी तरीके की चाइना से खतरा होता है देश की सिक्योरिटी का तो यूएस उसका जवाब देगा, यूएस एक्शन लेगा, यूएस चुप नहीं बैठेगा। और ऑब्वियस है कि ये भी दिखाता है कि किस तरीके से चाइना आने वाले टाइम में अब यूएस के लिए चैलेंज बनता रहा है, क्योंकि ये बात अब बिल्कुल साबित होती है कि जो वर्ल्ड पावर बनने की राह पर है चाइना और जो यूएस है उसको अब थ्रेट मानने लगा है। सिर्फ स्पाई बैलून ही नहीं देखे, अगर आप देखें तो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई थी जिस तरीके से कुछ दिनों पहले और उसके बाद भी चाइना और यूएस के बीच में एक टकरार आया था, तो ये बढ़ने वाला है और ये इंडिकेट भी करता है कि यूएस इस वक्त चाइना को सबसे ज़्यादा अपना एनिमी नंबर 1 मान के चलता है। बिल्कुल। और लेकिन इस पर चीन ने भी सफाई देते हुए कहा कि वो बैलून सिर्फ एक वेदर कंडीशनिंग को लेकर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए था, लेकिन किस तरह से अमेरिका ने इस पर चीन को चेतावनी दे दी है। धन्यवाद आपका मनीष हमारे साथ जुड़े।